गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 4 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का करंट अफेयर्स कुछ ऐसे करंट अफेयर्स है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके एसएससी के संदर्भ में, क्योंकि एसएससी में अलग से आपको एक चैप्टर दिया गया है खेल से संबंधित, जो कि प्रश्न में पूछा जाता है। विभिन्न एग्जाम एसएससी के एक प्रश्न आपको इस चैप्टर से रहेगा ही रहेगा। और साथ ही साथ कुछ परंपरागत करंट अफेयर्स भी हम लोग ले रहे हैं, जो कि आपको 1 से 2 साल तक वो करंट अफेयर्स काम देगा। उस करंट अफेयर्स को भी करेंगे। अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हमने परंपरागत में आगामी क्रिकेट विश्व कप महिला हो या पुरुष कहाँ पर आयोजित होगा उसके बारे में चर्चा किए थे कल। आज हम लोग फुटबॉल आगामी कहाँ होगा, ओलंपिक खेल का आयोजन आगामी कहाँ होगा, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आप बीपीएससी का भी क्वेश्चन बैंक देखेंगे, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, तो इन सब में पूछे जा चुके हैं। तो संभावना है आगे भी आप लोगों को इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को पहले से ही तैयार करके रखें और ये आपको करीब 1 से 1.5 साल तक काम देगा। और आज अब जो है पहला करंट अफेयर्स देखते हैं दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। पहला है भारत में कार का जो है, भारत बीते साल में रिकॉर्ड 43 लाख कारों की बिक्री हुई है। दैट मीन्स भारत में कौन सी कारें सबसे ज़्यादा बिक्री रही है। इसी प्रकार मोबाइल निर्यात से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है और इस तरह का प्रश्न जो है अन्य एग्जामों में भी पूछा जा रहा है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। तो भारत में अभी सबसे ज़्यादा जो बिक्री हुई है वो है मारुति सुजुकी का 17.88%। उसके बाद हुंडई, उसके बाद टाटा मोटर्स का नाम आता है, उसके बाद टोयोटा और किया का। तो सबसे ज़्यादा मारुति सुजुकी, ये आपको याद रखना है। और ये अगला जो है अब हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। ये करंट अफेयर्स एसएससी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अन्य एग्जामों में भी इसी संदर्भित प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पर एक और तथ्य आपको बताते चलें कि इससे संबंधित जो परंपरागत रूप से तथ्य है उसका एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं और टेलीग्राम पे भी उसके बारे में हमने जानकारी दी है आप लोगों को। तो वो परंपरागत एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, कितने रुपये इसके अंतर्गत दिया जाता है। और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो ये सब परंपरागत रूप से खेल से संबंधित है, जिसे कि एसएससी में मुख्य रूप से पूछा जाता है। हालांकि अन्य एग्जाम बीपीएससी और यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है, लेकिन एसएससी चूंकि एक अपने सिलेबस में इसको उकेर कर लिखा हुआ है तो पूछा जाता है। तो वो परंपरागत वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो है हम लोग करंट अफेयर्स के संदर्भ में देखेंगे। तो मनु भाकर, गुकेश, हरमनप्रीत और परवीन, इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। यहाँ खेल रत्न से संबंधित बात करें तो यहाँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है। तो ये भी हम लोग जान लेते हैं कि ये सारे खिलाड़ी किन किन क्षेत्रों से हैं। तो पेरिस ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर, कांस्य जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, सबसे युवा विश्व शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश। तो मनु भाकर किससे संबंधित है, निशानेबाज से, और ओलंपिक में पदक जीता है, इसलिए इनको
ये पुरस्कार दिया जा रहा है। वहीं कांस्य पदक जो है वो हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में हॉकी टीम ने जीता है। और सबसे युवा विश्व शतरंज डी कुकेश। और पेरिस पैरा ओलंपिक ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा एथलेटिक प्रवीण कुमार को सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। तो इन चारों का नाम तो आपको याद ही कर लेना है। इनमें से एक का नाम नहीं देगा और पूछ लेगा आपको करंट अफेयर्स में कि कौन सा व्यक्ति को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। उसके बाद जो है 17 टोटल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। उसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे आगे के इसमें। अभी यहाँ पर एक और तथ्य जान लें कि मुरलीकांत को लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और मुरलीकांत कौन है तो ये भी जान लें। भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर हैं। इन्हें लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में शामिल किया गया। उन्होंने 1972 में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण जीता था। 1965 में भारत पाक युद्ध में गोलियां लगने से दिव्यांग हुए मुरलीकांत पर हाल ही में फिल्म भी चंदू चैंपियन बनी है। तो आपको याद रखना है मुरलीकांत पेटकर, इनको जो है लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। अब आगे देख लेते हैं अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। टोटल कितने 32 खिलाड़ियों, इनमें से 17 पैरा एथलीट हैं जिनको कि यह पुरस्कार दिया गया है। तो एक दो का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, जैसे कि आप अनु रानी एथलेटिक्स से हैं, सरबजीत सिंह, उसके बाद अमन और स्वप्निल, इनका नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। और टोटल जो है एक बार देख भी सकते हैं, नीतू मुक्केबाजी, स्वीटी मुक्केबाजी, वातिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेटे हॉकी, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी। तो ये सब नाम है, 32 टोटल हैं, जिनमें के 17 पैरा एथलेटिक्स हैं। इनको जो ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। कब तो जनवरी माह में दिया जाएगा। यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले की कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान और पैरा निशानेबाज कोच सुभाष राणा का नाम शामिल किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है दीपाली देश पांडे, और उसके बाद संदीप सांगवान, उसके बाद है सुभाष राणा, इनको दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। वहीं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व मैनेजर आरमाडो कोलासो को दिया गया है, और बैडमिंटन के कोच एस मुरलीधरन, ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित आरिफ मोहम्मद से। आपको इसके बारे में कल भी बताए थे, लेकिन कुछ फैक्ट्स इसमें है जो कि इम्पोर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है, तो उसको आप इंक्लूड कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे। आरिफ ने बिहार और आर्लेकर ने केरल के राज्यपाल पद की शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान ने बृहस्पतिवार को बिहार के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में आरिफ मोहम्मद खान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? विनोद चंद्रन। ये इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, तो ये भी आपको रखना है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं वर्तमान में। आगे बात करें हम तो आर्लेकर का, ठीक है। कौन से आर्लेकर? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे और वर्तमान में अभी केरल के राज्यपाल बन गए हैं। और केरल के राज्यपाल के रूप में केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नितिन मधुकर जामदार ने इनको शपथ दिलाई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। पीएम मोदी आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया। यह 6 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना है। इस महोत्सव का काम एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम का विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण है। तो इसका थीम क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। और इस महोत्सव में मुख्य रूप से होगा क्या या उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं, मास्टर क्लासों के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचाओं को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देना है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो है आज का करंट अफेयर्स, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये संभावित है कि आपको इस तरह के प्रश्न यूपीएससी, उसके बाद यूपीपीसीएस, बीपीएससी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये है कि पिग बुचरिंग स्कैम क्या है? इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि पिग बुचरिंग स्कैम क्या है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि पिग बुचरिंग स्कैम का शिकार हो रहे बेरोजगार युवा, तो साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और पिग बुचरिंग स्कैम या इन्वेस्टमेंट स्कैम नाम से एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है। तो आपको याद रखना है पिग बुचरिंग स्कैम किससे संबंधित है? तो साइबर फ्रॉड से संबंधित है। और इसको इन्वेस्टमेंट स्कैम भी बोला जाता है। और इन्वेस्टमेंट स्कैम इसलिए बोला जाता है कि इसके तहत बेरोजगार युवाओं, शादीशुदा महिलाओं, छात्रों और ज़रूरतमंद लोगों को निशाना बनाया जाता है और यह विश्वास दिलाया जाता है लोगों को कि वो जो है
जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और इससे संबंधित व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से जो है पैसे घोटाला किया जाता है। और इसके लिए यहाँ पर ये भी आपको जानना जरूरी है कि पिग बूचरिंग स्कैम या इन्वेस्टमेंट स्कैम के रूप में जाने जाने वाला यह घोटाला एक वैश्विक घोटाला है। इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि साइबर गुलामी भी इसमें शामिल होता है। और यह माना जाता है कि यह घोटाला 2016 में चीन में शुरू हुआ था। और इस घोटाले के बारे में और आपको बताएं कि पिग बुचरिंग के उपमा दरअसल सूअर को उनके वध से पहले उन्हें मोटा करने से आई है पिग बुचरिंग टर्म। इस खतरे को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने तत्कालीन कार्रवाई के लिए खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप भारत में साइबर अपराधियों द्वारा संभवतः दुरुपयोग किए जाने वाला सबसे बड़ा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है। रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2024 में करीब 14,746 शिकायतें जो है मिली थी। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं अगला। तो अगला करंट अफेयर्स जो है होगा, इसके बारे में हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं राज्यपाल के बारे में। अब अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित जम्मू कश्मीर व लद्दाख सत्य व संबद्धता का ऐतिहासिक वृत्तांत। ये एक पुस्तक है, इसका विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। और पुस्तक का नाम पुनः जान लें, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृत्तांत। इसका विमोचन किया है अमित शाह ने। और इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। इसमें यह बताया गया है कि 300 अनुच्छेद आर्टिकल 370 हटने के बाद किस तरह से जो है बदलाव आया है कश्मीर में, पूरा ब्यौरा इसके अंतर्गत दिया गया है। तो आपको विमोचित किसने किया है इस पुस्तक को, ये मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स ये होगा परंपरागत करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्रिकेट से संबंधित T20, वनडे आदि आगामी वर्ष में जो आयोजित होगा विश्व कप, उसके बारे में कल बता चुके हैं। आज हम लोग फुटबॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो फुटबॉल की बात करें तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 यह USA, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद 24वां फुटबॉल विश्व कप 2030 स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे इन देशों में आयोजित होगा। और 25वां फुटबॉल विश्व कप 2034 यह सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा। फीफा महिला विश्व कप की बात करें तो यह 2027 में ब्राजील में, और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में USA में आयोजित होगा। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 यह कोलंबिया में इसका आयोजन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको बार बार पूछा जाता है। इससे पहले जो है 22वां फीफा फुटबॉल के बारे में पूछा जा चुका है, जब कतर में इसका आयोजन हुआ था। आगे देखते हैं, हॉकी के बारे में जानते हैं। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 ये बेल्जियम और नीदरलैंड में इसका आयोजन होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2026 ये बेल्जियम और नीदरलैंड में यह भी आयोजित होगा। जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप 2025 भारत में इसका आयोजन होगा।
आगे देखते हैं हम लोग अब ओलंपिक खेल के बारे में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस में आयोजित होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कार्टिना इटली में आयोजित होगा। 26वां शीतकालीन ओलंपिक 2030 फ्रांस में आयोजित होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल ये स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। हालांकि इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे आयोजन करने से मना कर दिया। वहीं एशियाई खेल की बात करें तो एशियाई खेल 20वां 2026 नगोया जापान में आयोजित होगा। 21वां दोहा कतर में और 22वां सऊदी अरब रियाद में। वहीं विविध के अंतर्गत कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण, जैसे पहला खो खो विश्व कप 2025 यह भारत में आयोजित होगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 यह भी भारत में आयोजित होगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 25 में ओसाका जापान में आयोजित होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में आयोजित होगा। तो ये परंपरागत रूप से करंट अफेयर्स है जो कि आपको आगामी वर्ष में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आगामी वर्ष खेल आयोजन कहाँ होगा इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग जो है इसको जरूर या तो कॉपी कर लें या अभी ही याद कर लें, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।